दिल्ली एनसीआर में 6 फरवरी को नहीं होगा चक्का जाम। राकेश टिकैत के ऐलान से लोगों को राहत। जींद में किसानों की महापंचायत। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू पर 1 लाख का इनाम घोषित। हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। दिल्ली बॉर्डर पर सख्त बैरिकेडिंग को बीएसपी चीफ मायावती ने बताया अनुचित। बोली किसानों के बजाय आतंकियों को ऐसे रोके सरकार। लखनऊ में धरने पर पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी। पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ धरना। रिहाई नहीं होने पर अनशन की दी चेतावनी। लखनऊ के बागपत यूपी के बागपत जिले में 1 लाख का इनामी जावेद मुठभेड़ में ढेर। दिल्ली पुलिस की सिपाही की हत्या समेत 20 से ज्यादा मामलों में था वांछित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार। मध्य प्रदेश के झाबुआ के विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया द्वारा राम मंदिर के चंदे को लेकर एक बयान दिया गया। विधायक भूरिया का कहना है कि भाजपाई राम मंदिर का चंदा लेकर शाम में से दारू पी जाते हैं। झाबुआ के पेटलाबाद में कांग्रेस के एक विरोध प्रदर्शन के बाद भूरिया ने यह बयान दिया। कांतिलाल भूरिया 2 बार के केंद्रीय मंत्री, 5 बार के सांसद और वर्तमान में झाबुआ से कांग्रेस विधायक हैं। भूरिया के इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी बयान के विरोध में उतर आई है। अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का कहना है कि राम मंदिर का निर्माण जन सहयोग से बन रहा है। ऐसे में विधायक कांतिलाल भूरिया के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। उनके बयान को बेबुनियाद बताते हुए उन्होंने कांग्रेस के आला कमान से अपील की है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा इन पर कार्रवाई करें। माननीय कांतिलाल जी का एक बयान आया है कि राम मंदिर अयोध्या जो हम सबके पूज्य हैं, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व राम का अनुयायी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर बने, इसके लिए पूरा भारतवर्ष ही नहीं विश्व सहयोग कर रहा है। सभी संत महात्मा, सभी 13 अखाड़े, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं संघ घर घर जा करके सबका सहयोग ले रहे हैं। विधायक कांतिलाल जी का बयान ये है कि हम लोग चंदा वसूलते हैं और शाम को दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। इतना घटिया इल्जाम लगाने में कांतिलाल जी को शर्म नहीं आई? ऐसे विधायक को तो कोई शब्द नहीं है क्या इस्तेमाल किया जाए इस विधायक के लिए। इनको इस बयान के जरिए गुजरात के जो भी रहने वाले राम भक्त हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इनके ऊपर एक मुकदमा कायम करा करके इन पर कार्रवाई की जाए। सैयद आकिब रजा हमारे साथ, हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी जुड़ गए। सैयद, अखाड़ा परिषद ने इस मामले को लेकर के नाराजगी जताई है। जन सहयोग से हो रहा राम मंदिर का निर्माण, इसको लेकर के जो बात कही है वाकई में कहीं ना कहीं आहत करती है ये बात। क्यों सैयद? बिल्कुल आलोक, बता दें कि ये जो बयान आया है उससे अखाड़ा परिषद से हैं या पूरे साधु संत समाज काफी नाराज है। और उन्होंने कहा है कि ऐसे बयानबाजी कोई भी राजनेता को नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, क्योंकि राम मंदिर में सभी की आस्था जुड़ी है। और ऐसी आस्था में अगर कोई ये कहता है कि दिन में वो चंदा लेते हैं और रात में दारू पीते हैं तो ये सभी को आहत होगा। तो ऐसे में अब वो सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से और प्रियंका वाड्रा से ये गुहार लगा रहे हैं कि वो कार्रवाई करें, साथ ही साथ इनके ऊपर जो है मुकदमा भी दर्ज कराएं। तो बहरहाल साधु समाज, संत समाज काफी नाराज है और अखाड़ा परिषद ने अपनी प्रतिक्रिया भी इस बयान पर आने के बाद दी है। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। अयोध्या की एडीजे प्रथम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी की। उन्होंने 26 मार्च को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। दरअसल राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में संबंधित दस्तावेज को राहुल गांधी ने स्कैम बताते हुए फर्जी बताया था, जिसको लेकर अयोध्या के निवासी समाज सेवी और वकील मुरलीधर चतुर्वेदी ने याचिका दायर की। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कहते हुए संबोधित किया था, जिसके खिलाफ निगरानी याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद एडीजे प्रथम न्यायालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी की और 26 मार्च को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध राफेल सौदे को लेकर के जिस तरह से चौकीदार चोर है और तमाम एलिगेशन लगाए गए थे राहुल गांधी द्वारा, उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय में मैंने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उनको समन जारी कर दिया गया है। कब का मामला है, कैसे चला? ये इन्होंने अभी करीब 1.5 वर्ष पहले देश का चौकीदार चोर है और इसने राफेल सौदे में दलाली खाई है, इस तरह के एलिगेशन लगाए थे, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी उस पर क्लीन चिट मिल चुकी है। इससे हमारी भावनाएं आहत हुई और हमने इनके खिलाफ एडीजे फर्स्ट के यहाँ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें इनको समन जारी कर दिया गया है। महेंद्र त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र, राफेल खरीद मामले में राहुल गांधी अब कहीं ना कहीं घिरते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से एडीजे प्रथम कोर्ट ने जारी की नोटिस। महेंद्र जी आलोक, चूंकि ये बहुत चर्चित मामला है, चूंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है राफेल मामले में बहुत बुरा भला शब्द कहे थे, जिसमें चोर भी कहा था, लेकिन उससे बहुत सी जनभावनाएं आहत हुई थी। इस वजह से यहाँ पे मुरलीधर चतुर्वेदी हैं, जो समाजसेवी अधिवक्ता है, इन्होंने एडीजे प्रथम अयोध्या की अदालत में पूरा मामला दायर किया था और इस वजह से एडीजे प्रथम अदालत ने राहुल गांधी को 26 मार्च के लिए तलब किया, बकायदा उन्हें सम्मन भी भेजा है। अब राहुल गांधी को बताना होगा कि प्रधानमंत्री को किस साक्ष्य किस आधार पर वो उन्हें चोर कह रहे थे। उन्हें अब 26 मार्च न्यायालय में जवाब देना होगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब कहीं ना कहीं 26 मार्च तक जवाब देना होगा। एडीजे प्रथम कोर्ट ने जिस तरीके से नोटिस जारी की राफेल खरीद मामले में, अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी लगातार और घिरते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के बाहर नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी धरने पर बैठ गए। प्रहलाद मोदी का कहना है कि हमारे स्वागत में आने वाले 100 कार्यकर्ताओं को लखनऊ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रहलाद मोदी ने कहा कि मैं तब तक धरने पर बैठा रहूंगा जब तक हमारे सभी कार्यकर्ताओं को छोड़ नहीं दिया जाएगा। लखनऊ पुलिस बताए कि आखिर किसके आदेश पर उसको हिरासत में लिया गया। पीएमओ का आदेश है तो वो आदेश दिखाया जाए। प्रहलाद मोदी का कहना है कि मुझे 4 फरवरी को सुल्तानपुर, 5 को जौनपुर और 6 फरवरी को प्रतापगढ़ जाना था, इसलिए आज लखनऊ एयरपोर्ट आया हूँ। यहाँ आकर मुझे जानकारी हुई कि हमारे जो कार्यकर्ता थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। इस समय खड़े हुए चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर, यहाँ पर नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी धरने पर बैठे हुए, जानने का प्रयास करते हैं क्यों बैठे हैं, क्या कारण है। मैं कुछ प्रोग्रामों के लिए उत्तर प्रदेश में आने वाला था, ये जानकारी पुलिस को थी, फिर भी क्या कारण था जो मुझे रिसीव करने के लिए आ रहे थे, उन सबकी पुलिस ने धरपकड़ की। करीबन 100 से ऊपर लोग होंगे। तो मैंने सुना तो मैं सोचा कि जब तक ये रिहा नहीं होगे तब तक मुझे लखनऊ में जाने का अधिकार नहीं है, और इसीलिए मैं यहाँ पे धरने पर बैठ गया हूँ। अभी समाचार मिले हैं और जो लोग कस्टडी में थे उन लोगों के फोन आए कि हमको रिहा कर दिया है, इसीलिए मैं अब यहाँ से लखनऊ में प्रवेश कर रहा हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रहलाद मोदी जी। इनका अनशन खत्म हो गया है, इनके लोगों को छोड़ दिया गया है और अब इन्होंने अपना अनशन समाप्त करके अब ये शहर की तरफ जा रहे हैं। लाइव टुडे से नीरज श्रीवास्तव, लखनऊ। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी का धरना फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने जो मांग रखी है कि किसके इशारे पर जो पुलिस काम कर रही है।
अमौसी एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे थे प्रहलाद मोदी। तो लखनऊ पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ था धरना। और इतना ही नहीं, प्रहलाद मोदी ने अपना आगे का भी कार्यक्रम बताया कि किन किन जिलों में उनको आगे कार्यक्रम के लिए जाना है। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच पुलिस पर सवालिया निशान जरूर लगाए। तो पीएम मोदी के भाई हैं प्रहलाद मोदी, लखनऊ एयरपोर्ट पर आते हैं और उनको साफ तौर पर कहना है कि उनको आगे के जो कार्यक्रम हैं वहां जाना था, सुल्तानपुर सहित कई अन्य जिलों में, लेकिन वहां पर लखनऊ इसलिए मैं आया और उनकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी ने व्यवहार किया उसको लेकर के वो धरने पर बैठे। वास्तव हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी का धरना फिलहाल खत्म हो चुका है। आपने एक्सक्लूसिव उनसे इंटरव्यू किया, हमने अपने दर्शकों तक वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिखाया। फिलहाल क्या कुछ अब नाराजगी है, अब किस तरीके की मांग है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। उनका स्वागत करने के लिए समर्थक एयरपोर्ट आए थे, जहां उनका कुछ पुलिस कर्मियों से विवाद हुआ। उसके बाद उन सभी को हिरासत में ले लिया गया था। ये जानकारी जैसे ही प्रहलाद मोदी को मिली, वो एयरपोर्ट परिसर में ही धरने पर बैठ गए। उनकी एक मांग थी कि हमारे समर्थकों को रिहा किया जाए, उसके बाद ही हम यहाँ से धरना समाप्त करेंगे। काफी जद्दोजहद के बाद उनके समर्थकों को रिहा किया गया। जब आला अधिकारियों, पुलिस के आला अधिकारियों ने इंटरफियर किया, जब उनको जानकारी लगी तो उनके समर्थकों को रिहा किया गया। उसके पश्चात उनका धरना समाप्त हुआ और वो एयरपोर्ट से लखनऊ की तरफ प्रस्थान किए। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में उनके 3 कार्यक्रम लगे हुए हैं, सुल्तानपुर, जौनपुर और प्रतापगढ़ में, जिसके तहत वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पधारे हैं। जी आलोक जी, फिलहाल अगर बात करें तो अब इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? नाराजगी कम हो गई? पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या कुछ पता लग पाया है? जो आरोप लगे हैं जरूर समाप्त हुआ, लेकिन उनके समर्थकों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काफी निराशाजनक व्यवहार था। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को बुरा भला भी कहा। कुछ समर्थकों ने तो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो नीरज हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि पुलिस की कार्यशैली से लगातार प्रहलाद मोदी नाराज नजर आए, जिसके चलते धरने पर बैठे। लेकिन फिलहाल अपडेट ये कि धरना समाप्त हो चुका है। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर।
स्वागत है। ब्रेक के बाद लखनऊ के सिविल अस्पताल के बाहर दिव्यांग ने इलाज न मिलने से हंगामा किया। उसका कहना है कि सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने दिव्यांग से इलाज के नाम पर पैसा लिया और पैसे लेकर इलाज न मिलने से दिव्यांग ने सिविल अस्पताल के गेट पर हंगामा किया। दरअसल दिव्यांग जनपद गोंडा का रहने वाला है और इलाज के लिए सिविल अस्पताल आया था। इलाज न मिलने के कारण दिव्यांग परेशान हो गया और रो रो कर उसका बुरा हाल है। उसका आरोप है कि डॉक्टर ने बिना इलाज के अस्पताल से भगा दिया। जांच करा, तबियत खराब हुई तो लाइन जांच करा तो इनमें बताएं कि कहा ना हो जो पथरी है। पथरी के बाद में यहाँ जो कहें कि अब शुगर बढ़ गया है, तब कबो 200 कबो 500 कबो 1000 ऐसे रुपये लेन गए और 6600 रुपये 6680 रुपये मंदिर के एक पुलिस चौकी के लगे। किसने लिए था? डॉक्टर साहब लिए। डॉक्टर साहब आप अस्पताल के बाहर लिए हैं? अस्पताल के बाहर यही मंदिर के कोने पे। डॉक्टर का नाम पता है आपको? नाम नहीं बाबू, मोबाइल नंबर जाने थे। अच्छा, तो अभी आप आए तो क्या हुआ आपके साथ? अभी अब आए बाबू 4 नंबर गेट पर खड़े रहे 9 बजे से। 9 बजे से अब जब आए तब जो है कहें कि 1500 रुपये लो, दवाई लिखी। तो हम कहा 1500 रुपये नहीं है, हमारा रुपया लिया हो तो उन्हें हमें वापस कह दियो। तब हमें खचिया हुआ आ गया, हम लेके साइकिल निकले, पुलिस हमें रोक ले अंदर पठाई। पुलिस क्या बदतमीजी की? पुलिस हमारा सर की कि साइकिल पकड़ के अंदर की गेट के यही गेट के अंदर जाओ, डॉक्टर से मिल जाए। अच्छा। और डॉक्टर यही गेट के हाले वही गेट पर हमें खड़ा करके वो अपना निकल गए। अच्छा। अस्पताल के बाहर दिव्यांग ने किस तरीके से जमकर हंगामा किया। जय त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ गए। जय, जो ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रहे किस तरीके से एक दिव्यांग ने हंगामा किया, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सिविल अस्पताल अब सरकारी अस्पताल है या प्राइवेट अस्पताल हो गया है? जी आलोक जी, बिल्कुल आपका प्रश्न बड़ा ही सुंदर और बड़ा उत्तम है कि वाकई ये सरकारी अस्पताल होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं देखने में मिल रही, ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। आपको बता दें, जो दिव्यांग था वो कहीं ना कहीं जो पीड़ित था वो व्यक्ति गोंडा से आया हुआ था और उसको पहले उसको पथरी बताई गई, फिर उसको अन्य बीमारी बताई गई। उसके बाद कहीं ना कहीं उसको पहले तो भर्ती नहीं लिया जा रहा था, किन्हीं कारणों बस उसके बाद उसको भर्ती लिया गया। और आपको बता दें कि जिस तरीके से उसकी भर्ती के बाद कहीं ना कहीं बात हो रही, तो उससे जब बात की गई तो उनको साफ कहना है कि डॉक्टरों ने जो है उनसे पैसा लिया। तो ये पूछा गया कौन से डॉक्टर हैं, तो जिस तरीके से पूरी जानकारी नहीं दे पाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये घूसखोरी का एक बड़ा मामला है जिस पर डॉक्टर ने पैसे तो लिए लेकिन इलाज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है। एक तरफ जहां पर ये प्रशासन बात करता है कि लगातार जो भी सुरक्षा है, जो भी व्यवस्था है, उसको बड़ा ही सुचारू रूप से चलाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि जहां पर पैसे लेकर और इलाज मुहैया नहीं कराया जा रहा। जब इन्हीं सब बातों को लेकर उसने लोगों से शिकायत की और हंगामा टाइप का होने लगा, तो आपको बता दें कुछ पत्रकार भी वहां पहुंच गए थे। उसी पत्रकारों के बीच में कहीं ना कहीं फिर जो छायाकार फोटो बनाने लगे। तो आपको बता दें पूरी जानकारी, तो एक कोई थे जो पुलिस के थे, उन्होंने मना भी करने का प्रयास किया कि ऐसा यहाँ से हटिए और जो भी है वो अंदर इनको जाने दीजिए। तो प्रयास किया गया कि कहीं ना कहीं मीडिया को भी रोकने का एक प्रयास किया गया। तो जिस तरीके से आपको बता दें, सिविल अस्पताल एक सरकारी अस्पताल है और सरकारी अस्पताल में जो मुहैया है वो सरकार द्वारा की जाती है। तो ये जो घटनाएं हैं, जो पैसा लेकर डॉक्टर लोग पैसा तो ले लेते हैं लेकिन इलाज नहीं करते, कहीं ना कहीं वो दिव्यांग था और जिस तरह वो रो रहा था कहीं ना कहीं पीड़ित था, तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर जो सिविल अस्पताल का प्रशासन उसको कतई ये ध्यान देना चाहिए किस डॉक्टर ने लिया है और उसका किस तरीके से इलाज आगे हो सके, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जी आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जय इस तमाम सारी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब जल्दी यूपी में क्लास 6 से 12 तक के स्कूल अब खुलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 दिनों में व्यवस्थाओं की समीक्षा कर स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस आदेश पर अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अपनी खुशी जाहिर की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने उनकी बात को गंभीरता से लेकर जो फैसला लिया है उसका वो स्वागत करते हैं। इससे स्कूल और स्टूडेंट्स दोनों को फायदा मिलेगा। प्रदेश के समस्त विद्यालयों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हम लोगों की मांग पर क्लासेस 6 to 8 को खोलने की अनुमति प्रदान की है।
हम सभी विद्यालयों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह आश्वस्त करते हैं कि विद्यालय में जो भी कोविड-19 की प्रोटोकॉल्स होंगी उसका पूर्णतः पालन किया जाएगा। अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्कूल एसोसिएशन ने अब खुशी भी जाहिर की है। वहीं अमरोहा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला सड़क सुरक्षा समिति के बैनर तले जोया कस्बे में टेम्पो टैक्सी यूनियन संचालकों और वाहन चालकों के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया और सभी को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। गोष्ठी में जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य अनिल कुमार जग्गा ने वाहन चालकों को चालान विनियमन 2017 से अवगत कराया और वाहन चालकों को उनके कर्तव्य और दायित्वों की विस्तार से जानकारी दी। वहीं उन्होंने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का काम कर रही है, इसकी भी जानकारी दी। संदर्भ में ये एक साक्षरता कार्यक्रम एक तरीके से कहा जा सकता है कि वाहन चालकों को यहाँ एकत्र करके और उनको चालन विनियम के संदर्भ में जो है अवगत कराया गया है और ताकि वो लोग उनका पालन कर सकें और जो उनकी नैतिक जिम्मेदारियां और दायित्व हैं उनको वो समझ सकें ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। ऐसे कार्यक्रम क्या आगे भी जारी रहेंगे? हाँ, ये 21 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया है और जब से लगातार हम लोग इस कार्यक्रम को स्थापित किए हुए हैं और विभिन्न स्थानों पर इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, जिसके क्रम में ये जो आज कार्यक्रम है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, जिसका मूल उद्देश्य जो है जागरूकता फैलाना समाज में। गवर्नमेंट का जो भी एक जागरूकता फैलाने का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के हम पुलिस विभाग, परिवहन विभाग के लोग, पुलिस विभाग और यातायात पुलिस और समाज के गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ और समाज में जो ये एनजीओ लोगों के और सहयोग से जो कार्यक्रम यहाँ पे जनता में चलाया जा रहा है, इसका महज एक उद्देश्य है कि रोड पर चलने वाले व्यक्ति यातायात नियमों के पालन करते हुए अपने वाहन का संचालन करें, यातायात के नियमों का पालन करें और सुरक्षा से अपनी जीवन रक्षा करते हुए संचालन करें। और ये कार्यक्रम पूरी एक माह का कार्यक्रम है। कन्नौज में एक दरोगा की विदाई समारोह में पूरा कस्बा रोया। जिले के सौरिक थाने के कस्बा इंचार्ज अभिषेक शुक्ला का ट्रांसफर कन्नौज से कानपुर नगर हो गया। वहीं दरोगा की विदाई से पूरा कस्बा उदास हो गया और इसके लिए भव्य विदाई समारोह भी रखा। लोगों ने बैंड बाजा और दरोगा को कंधे पर बिठाकर विदाई दी। इस दौरान समाज के सभी लोग दरोगा के गले मिलकर रोने लगे। वहीं लोगों का प्यार देखकर दरोगा अभिषेक शुक्ला भी अपने आंसू नहीं रोक पाए, जिन्होंने कभी भी कस्बा निवासियों को तकलीफ में रहने नहीं दिया, हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे खड़े रहते थे। उनके थाने से जाने से बहुत दुख हो रहा है लोगों को। आगे बढ़ेंगे। मथुरा के वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के गांव सनरक रोड पर पेड़ पर लटका एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के युवक की पहचान इगलास के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंच गए, जहां परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। बड़ा बेटा और मैं और छोटा बेटा, हम तीनों उसको सुला करके गए अच्छा भला खाना खा के। और सुबह को मोहल्ला वाले हमें घर पे, हम किराए पे रह रहे थे, यहाँ घर बना रहे थे, लेंटर पड़ने वाला था आज। तो सुबह को मोहल्ला के लोग गए कि तुम्हारा बेटा फांसी पे लटका हुआ है। जब मुझे घटना मैंने देखी, हमने लटका देखा, बेटा तो हमारा दुनिया से गया ही, तो ये किसने मारा है ये कोई पता नहीं है। ब्रह्मदेवती चौकी पे ग्राम है सुनरक बांगर, यहाँ पर हरदेव सनाब दुर्गा प्रसाद उम्र 22 साल, ये मूल निवासी अलीगढ़ के हैं, यहाँ पर सुनरक बांगर में रह रहे थे। आज इस लड़के ने सूखे पेड़ पर फांसी का फंदा बनाकर सुसाइड कर ली है।
बॉडी को उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, हालांकि पुलिस लगातार तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। तो पेड़ से लटका मिला युवक का शव। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।